अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने क्लासिफिकेशन को डिस्कस किया था कि एक्चुअली क्लासिफिकेशन है क्या। इसके अलावा हमने क्लासिफिकेशन टेक्निक्स की परफॉर्मेंस मेजर्स को भी डिस्कस किया था कि अगर एक क्लासिफायर हम डिजाइन कर लेते हैं तो उसके बाद उसकी परफॉर्मेंस को कैसे इवेल्युएट किया जा सकता है। आज इस लेक्चर में हम पहली क्लासिफिकेशन टेक्निक पढ़ेंगे जो कि डिसीजन ट्री है। सबसे पहले डिसीजन ट्री को डिस्कस करें तो डिसीजन ट्री बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपने डेटा स्ट्रक्चर्स में ट्रीज पढ़े होंगे। डिसीजन ट्री में हम ट्री के जो नोड्स हैं उन्हें लेबल करते हैं अपने डेटा के एट्रीब्यूट्स के साथ, और वह उनमें जो ब्रांचेस हैं वो ब्रांचेस लेबल्ड होंगी विद वैल्यूज ऑफ दैट एट्रीब्यूट, और इसमें जो लीफ नोड है उन्हें लेबल किया जाता है क्लास लेबल की वैल्यूज के साथ। यानी जो हमारा क्लास एट्रीब्यूट होगा उसकी वैल्यूज यूज होती हैं लीफ नोड्स के लेबलिंग के लिए। तो ये एक एग्जांपल है डिसीजन ट्री की जो कि गिवन डेटा की बेस पे डिफाइन किया हुआ है। गिवन डेटा में हमारे पास तीन एट्रीब्यूट्स हैं, रिफंड, मैरिटल स्टेटस और टैक्सेबल इनकम, और इसमें जो क्लास एट्रीब्यूट है वो चीट है जिसे हम यस और नो कह रहे हैं। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि पहला जो रूट नोड है वो रिफंड एट्रीब्यूट के साथ लेबल्ड है, और उसमें क्योंकि यस और नो दो वैल्यूज थी तो उसमें से दो सप्लिट निकले, और यस वाले सारे डिसीजन जो है वो हमें क्लास लेबल नो की तरफ ले जा रहे हैं। अगर हम कह सकते हैं यहाँ पे कि अगर रिफंड की वैल्यू यस हो तो हमारा डिसीजन जो है वो नो होगा, कि हम उसी डेटा को यूज करते हुए एक से ज्यादा डिसीजन ट्री जो है वो भी कंस्ट्रक्ट किए जा सकते हैं। और डिसीजन ट्री क्लासिफिकेशन टास्क को अगर हम कंसीडर करें तो ये हमारे पास जो है वो ट्रेनिंग सेट है और ये टेस्ट सेट है। ट्रेनिंग सेट में आप देखेंगे तो क्लास लेबल डिफाइन है, हम इसी ट्रेनिंग सेट की बेस पे इस डिसीजन ट्री को ट्रेन करेंगे। जब ये डिसीजन ट्री ट्रेन हो जाएगा तो फिर हम उस ट्रेन मॉडल के ऊपर टेस्ट सेट अप्लाई करेंगे, और टेस्ट सेट की बेस पे हम उसकी परफॉर्मेंस को एवेल्युएट करते हैं। अब हम देखते हैं अगर हमारे पास एक डिसीजन ट्री हो तो हमने फिर उसको एवेल्युएट कैसे करना है। ये हमारे पास है अननोन सैंपल जिसमें रिटर्न की वैल्यू नो है, मैरिड स्टेटस की वैल्यू मैरिड है और टैक्सेबल इनकम की वैल्यू 80K है, और हमने इसे क्लास लेबल असाइन करना है चीट, वो यस भी हो सकता है वो नो भी हो सकता है। तो हम मूव करते हैं इस डिसीजन ट्री की तरफ। सबसे पहले रिफंड को देखेंगे तो उसकी वैल्यू नो है, तो इट मीन हम मैरिटल स्टेटस पे मूव कर देंगे, और मैरिटल स्टेटस पे जब मूव करेंगे तो मैरिटल स्टेटस की वैल्यू चेक करेंगे जो कि मैरिड है, तो हम फिर मैरिड वाली ब्रांच सेलेक्ट करेंगे, और मैरिड वाली ब्रांच की बेस पे जो क्लास लेबल हमें मिला वो नो है, तो हम इस अननोन सैंपल को नो क्लास लेबल असाइन कर देंगे। अब सबसे बड़ा इश्यू इसमें ये आता है कि हमने इस डेटा को स्प्लिट कैसे करना होता है, रूट नोड डिफाइन करना होता है, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल एट्रीब्यूट्स हैं। तो मल्टीपल एट्रीब्यूट्स में हमने फाइंड आउट करना है वो नोड जो कि हमें सबसे बेहतर इंफॉर्मेशन दे रहा होता है, उसकी बेस पे हमने आगे फर्दर जो है अपने डेटा को स्प्लिट करना होता है, या हम उस ट्री में से आगे फर्दर ब्रांचेस डिफाइन करते हैं। अब वो ब्रांच के जो लेबल्स हैं या नंबर ऑफ ब्रांचेस हैं वो डिपेंड करती हैं उस एट्रीब्यूट में नंबर ऑफ वैल्यूज के ऊपर, डिस्टिंक्ट वैल्यूज पे। अगर उसमें डिस्टिंक्ट वैल्यूज 2 है तो इट मीन उसमें से 2 ब्रांचेस निकलेंगी, अगर 3 है तो 3 ब्रांचेस निकलेंगी, अगर 4 है तो 4 ब्रांचेस निकलेंगी, और अगर 10 डिस्टिंक्ट वैल्यूज है तो 10 ब्रांचेस निकलती हैं। तो हमने फिर अब इन ब्रांचेस को भी कंट्रोल करना होता है। जहां पे हमारे पास या कैटेगोरिकल डेटा है उससे तो हम सिंपली वही लेबल यूज कर लेते हैं, लेकिन जहां पे कंटिन्यूस डेटा आता है तो वहां पे मेजर इश्यू होता है कि कंटिन्यूस डेटा को कैसे स्प्लिट करना है। और यही बेसिकली जो है वो डिस्क्रिटाइजेशन में बाइनरी डिस्क्रिटाइजेशन है कि हम उसे जो है वो स्पेसिफिकली एक पॉइंट डिफाइन कर लेते हैं, और उस पॉइंट की बेस पे हम जो है वो उसे 2, 3, 4 या 5 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन बाइनरी में हम एक थ्रेशोल्ड डिफाइन करते हैं, उससे ग्रेटर वैल्यूज एक कैटेगरी में जाएगी, उससे लेसर वैल्यूज जो है वो दूसरी कैटेगरी में जाएंगी। तो इस तरह जो है वो हम डेटा को जो है वो स्प्लिट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर बाइनरी फॉर्म में करेंगे तो यस और नो है, अगर हम उसकी रेंजेस डिफाइन कर देते हैं तो हम कहते हैं लेस देन 10K है, और 10K to 25K वाली एक कैटेगरी बना देते हैं, 25 to 50K वाली सेकंड कैटेगरी, 50K to 80K वाली थर्ड कैटेगरी, और फिर ग्रेटर देन 80K वाली जो है वो फिफ्थ कैटेगरी। तो हम इस तरह से मल्टीपल वेज में भी इसे स्प्लिट कर सकते हैं।
अब स्प्लिट करने के लिए जो है वो कौन सा स्प्लिट बेहतर है, उसके लिए हम इन्हें फिर कंपेयर करते हैं जहां पे हमें ज्यादा बेहतर इंफॉर्मेशन मिल रही होती है, और हम जो है वो वाला स्प्लिट सिलेक्ट कर लेते हैं। अब हम आते हैं स्प्लिटिंग क्राइटेरिया के ऊपर। क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स बहुत ज्यादा होते हैं, उन एट्रीब्यूट्स में से सबसे पहले ये डिसीजन लेना कि कौन सा नोड एज अ रूट नोड सिलेक्ट होगा। फर्दर जब हम उसे स्प्लिट कर देते हैं तो फिर फर्दर फिर हमें आगे सिलेक्ट करना पड़ता है कि कौन सा एट्रीब्यूट एज अ नोड सिलेक्ट होगा। तो एट्रीब्यूट सिलेक्शन जो है उसके लिए डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स हैं या फार्मूले जो है वो यूज होते हैं। उन फार्मूलों में एक फार्मूला जो है वो एंट्रोपी है। एंट्रोपी जो है वो बेस कर रहा है प्रोबेबिलिटी पे। और तो पहले हम अगर प्रोबेबिलिटी को डिस्कस कर लें तो फिर हम वापस एंट्रोपी पे आते हैं। प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट P इज इक्वल टू एन ई नंबर ऑफ इवेंट्स डिवाइडेड बाय एन टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। यहां पे जो E है वो नंबर ऑफ इवेंट आउटकम्स है, और n जो है वो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन दी सैंपल स्पेस है। अगर हम उसके एग्जांपल लें, देयरफॉर इफ वी रोल अ डाई प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 6 इज, डाई में क्योंकि हमारे पास 6 ऑप्शन होती हैं तो उनमें 6 के अक्कर होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, वो 1/6 होगी। क्योंकि उसमें 1 to 6 नंबर्स हैं तो अब उनमें से कोई भी एक अक्कर हो सकता है। तो टोटल अक्रेंसेस 6 है जो कि यहाँ पे n है, और नंबर ऑफ इवेंट्स किसी एक इवेंट के अक्कर होने की क्या पॉसिबिलिटी है, उसकी वो कितने टाइम अक्कर होता है वो एक इवेंट, वो वहां पे 1 टाइम है। क्योंकि 6 अगर उसमें 2 टाइम होता तो फिर हमें 2/6 लेना था। तो डाई में क्योंकि 6 एक टाइम है तो फिर ये इसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 आएगी। हम वापस आते हैं एंट्रोपी पे। तो एंट्रोपी में हमने बेसिकली यही प्रोबेबिलिटी गेन कंप्यूट करनी है जिसको हम J/T कह रहे हैं, और J/T वही हमारे जो है वो नंबर ऑफ अक्रेंसेस ऑफ एन इवेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स है। अब एंट्रोपी के फार्मूले में एक्चुअली हम उसी प्रोबेबिलिटी को किसी भी वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करनी है या एट्रीब्यूट की प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करनी है तो हम प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करेंगे, उस प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करेंगे उसी प्रोबेबिलिटी के लॉग से। ये प्रोबेबिलिटी वैल्यूज यहाँ पे ये दोनों सेम यूज हो रही हैं फार्मूले में, लेकिन इस फार्मूले में शायद ये लॉग अप्लाई किया जा रहा है, और ये लॉग यहाँ पे जो अप्लाई होता है वो विद बेस 10 अप्लाई होता है, और ये होमोजेनिटी फाइंड करता है, मेजर कर इसकी मदद से हम होमोजेनिटी जो है वो डेटा में फाइंड करते हैं। क्योंकि एंट्रोपी के वर्ड के मीनिंग्स हैं इम्प्योरिटी के, और इम्प्योरिटी का कॉन्सेप्ट लिया गया है केमिस्ट्री से कि केमिकल्स जो है वो कितने प्योर हैं कितने इम्प्योर हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने 2 केमिकल मिक्स किए हुए हैं और दोनों की इक्वल क्वांटिटी है तो इट मीन वो 100% इम्प्योर होंगे, उसमें एंट्रोपी की वैल्यू हाई होगी, 1 होगी। एंट्रोपी की वैल्यू की रेंज जो है वो 0 to 1 है, 0 से लेके 1 के दरमियान जो है वो एंट्रोपी की वैल्यूज यूज होती हैं। तो अगर जो है वो एक ही केमिकल है तो इट मीन उसमें तो इम्प्योरिटी बिल्कुल नहीं है, तो वहां पे फिर एंट्रोपी की वैल्यू जो है वो 0 आएगी। इसी तरह ये वैल्यू 0 और 1 के इन बिटवीन जो है वो वेरी करती है। तो मैक्सिमम में एंट्रोपी की वैल्यू 1 होगी, मिनिमम एंट्रोपी की वैल्यू 0 होगी। और हम इसे यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर उसमें सारे जो है वो हमारे सैंपल किसी एक ही क्लास से बिलोंग करते होंगे तो हम कहेंगे उसमें एंट्रोपी जो है वो 0 है, और अगर हमारे आधे सैंपल जो है वो किसी एक क्लास से बिलोंग करते होंगे, आधे सैंपल किसी दूसरी क्लास से बिलोंग करते होंगे, तो वहां पे इम्प्योरिटी जो है वो मैक्सिमम होगी। अब इसी एंट्रोपी को यूज करते हुए हम जो है इंफॉर्मेशन गेन कंप्यूट करते हैं, और इंफॉर्मेशन गेन जो है वो 2 एल्गोरिथम्स के अंदर यूज होता है जो कि ID3 और C4.5 है। ये 2 एल्गोरिथम इसी इन्फोगेन पे ही बेस कर रहे हैं, और इन्फोगेन एक्चुअली है क्या, हम सबसे पहले एंट्रोपी ऑफ P कंप्यूट करते हैं। ये एंट्रोपी बेसिकली क्लास लेवल की एंट्रोपी है, और फिर हम जो है वो, और ये वाला जो फार्मूला है ये किसी एक एट्रीब्यूट के ऊपर अप्लाई किया जाता है, क्योंकि हमने हर एट्रीब्यूट का इंफॉर्मेशन गेन कंप्यूट करना होता है कि कौन सा एट्रीब्यूट हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है, फिर हम उसकी बेस पे
स्प्लिट करते हैं अपने डेटा को, और नोड्स को भी इसी तरह जो उसमें से ब्रांचेस निकाली जाती हैं। और यहाँ पे ये जो k की वैल्यू है वो डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ एन एट्रीब्यूट है। एक एट्रीब्यूट में जितनी डिस्टिंक्ट वैल्यूज होंगी इट मींस हमें ये फार्मूला उतने टाइम अप्लाई करना पड़ेगा। फर्दर हम इसको जब ID3 एल्गोरिथम हमने आगे डिस्कस करना है तो हम वहां पे इसको फर्दर डिस्कस करेंगे। और इंफॉर्मेशन गेन में को फर्दर देखें तो गेन स्प्लिट डिवाइडेड बाय स्प्लिट इन्फो है, और स्प्लिट इन्फो क्या है, वो एक्चुअली ये वाला फार्मूला है जो कि एंट्रोपी ही है, क्योंकि आप इतना पार्ट देखेंगे तो ये बेसिकली वही एंट्रोपी है। और उस एंट्रोपी को हम अप्लाई कितने टाइम कर रहे हैं, एंट्रोपी में ये फार्मूला अप्लाई कितने टाइम होता है, ये डिपेंड करता है किसी एक एट्रीब्यूट में जितनी डिस्टिंक्ट वैल्यूज होंगी उतने टाइम हमने ये फार्मूला अप्लाई करना होता है। ये ID3 एल्गोरिथम है, तो एल्गोरिथम को इन डिटेल मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा, हम इसके एक एग्जांपल लेते हैं और उस एग्जांपल के ऊपर जो है वो स्टेप बाय स्टेप इन्फो गेन कंप्यूट करेंगे। इन्फो गेन कंप्यूट करके हम उसमें से नोड सेलेक्ट करते जाएंगे। ये तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद सेकंड टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी है जो कि इंटरसेक्शन ऑफ टू इनवर्स है। At the intersection of inverse A and B is the set of all sample points that are in both A and B. It mean A और B आपके पास A एक डिफरेंट एट्रीब्यूट है, B एक डिफरेंट एट्रीब्यूट है, और हमने यहाँ पे प्रोबेबिलिटी जब कंप्यूट करनी हो कि अगर A अक्कर हो रहा है तो उसके साथ B कितने टाइम अक्कर हो रहा है, तो ये दोनों की कंबाइंड प्रोबेबिलिटी होती है। तो ये कंबाइंड प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करने के लिए, जिसको हम जॉइंट प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं, इसी जॉइंट प्रोबेबिलिटी को हम इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी भी कहा जाता है, या हम इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी भी कहा जाता है। इट मीन दो एट्रीब्यूट्स यहाँ पे कंसीडर किए जा रहे होते हैं, दोनों एट्रीब्यूट्स में प्रोबेबिलिटीज कंप्यूट की जाती है, और ये एक्चुअली ये वाली प्रोबेबिलिटीज जो है यहाँ पे आगे यूज होनी है। इसके लिए जो हमने सैंपल ली है ऑन सर्टेन डे प्ले टेनिस यस और नो, ये हमने डिसाइड करना है, और इसमें टोटल 14 नंबर ऑफ सैंपल्स हैं। 14 सैंपल्स में 5 एट्रीब्यूट्स हैं, जिनमें प्ले वाला एट्रीब्यूट जो है वो क्लास एट्रीब्यूट है, और बाकी जो है वो 4 एट्रीब्यूट्स नॉर्मल एट्रीब्यूट्स हैं। अब सबसे पहले हमने एंट्रोपी ऑफ प्ले कंप्यूट करनी है, जिसे यहाँ पे हम डिसीजन कह रहे हैं। तो ये डिसीजन जिसे कहा गया ये बेसिकली प्ले है, और प्ले एट्रीब्यूट को आप देखेंगे तो टोटल इसमें 9 इंस्टेंसेस ऐसे हैं जहां पे प्ले की वैल्यू यस है, और 5 ऐसे हैं जहां पे प्ले की वैल्यू नो है। तो अगर हम इसकी प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करेंगे, क्योंकि टोटल 14 है, तो प्ले यस की प्रोबेबिलिटी 9/14 और प्ले नो की प्रोबेबिलिटी 5/14। अब इसी की बेस पे हमने एंट्रोपी ऑफ प्ले कंप्यूट करने, जिसे हमने यहाँ पे डिसीजन कहा गया। तो हमने एंट्रोपी, क्योंकि इसमें डिस्टिंक्ट वैल्यूज 2 है, तो हमें 2 टाइम वही फार्मूला अप्लाई करना होगा, प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय log 2 ऑफ दैट प्रोबेबिलिटी। तो एक बार यस के लिए और दूसरी बार नो के लिए, और अगर आप यहां पे नोट करेंगे तो वही प्रोबेबिलिटी यूज हो रही है, 9/14 प्रोबेबिलिटी ऑफ यस, 5/14 प्रोबेबिलिटी ऑफ नो। और एंट्रोपी के फार्मूले में हमने देखा था कि हम इसी एंट्रोपी को मल्टीप्लाई करते हैं उसी एंट्रोपी का लॉग विद बेस 2 के साथ। और इसके बाहर आप माइनस का फार्मूला देख रहे होंगे। ये माइनस का फार्मूला बेसिकली जो है वो जब हम लॉग किसी वैल्यू का लेते हैं विद बेस 2 और वो वैल्यू लेस देन 1 हो, जब वो वैल्यू, क्योंकि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमेशा 0 और 1 के इन बिटवीन रहती है, तो अगर वो वैल्यू 0 और 1 के इन बिटवीन रहती है तो log विद बेस 2 की का जो रिजल्ट आता है वो नेगेटिव में आता है। और ये नेगेटिव का फार्मूला उस नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली यहाँ पे जो रिजल्ट आएंगे हमने उन्हें एज अ पॉजिटिव ही यूज करना है। और अगर आप रिजल्ट देख रहे होंगे तो 0.940 आ रहा है जो कि पॉजिटिव वैल्यू है। अब हमने उसके बाद जो है वो 1 by 1 इन फैक्टर्स को कंसीडर करते हैं जो कि डेटा सेट में गिवन थे, आउटलुक, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और विंड। अब हमने सबसे पहले इन्फो गेन जो है वो विंड के लिए कंप्यूट करने जा रहे हैं, इसी तरह हम ह्यूमिडिटी के लिए अलग से कंप्यूट करेंगे, टेम्परेचर के लिए अलग से कंप्यूट होगा, आउटलुक के लिए अलग से कंप्यूट होगा, और इन चारों में से जो हमें सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन गेन दे रहा होगा उसे हम अपने ट्री का रूट नोड के तौर पे सिलेक्ट करेंगे।
तो इसके अंदर अगर हम देखें तो ओवरऑल अगर हमने इसका फार्मूला डिस्कस करें तो सबसे पहले हमें कंप्यूट करनी है एंट्रोपी ऑफ डिसीजन, जो कि हम अभी कंप्यूट कर चुके हैं, जो कि 5/14 और 9/14 की बेस पे है। फर्दर हमें चाहिए होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ डिसीजन विंड वीक की और प्रोबेबिलिटी ऑफ डिसीजन विंड स्ट्रॉन्ग की, क्योंकि विंड में एंट्रोपी कंप्यूट करते वक्त हमने ये प्रोबेबिलिटी चाहिए होगी जो कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, जिसको हम कह रहे थे डिसीजन और विंड वीक दोनों की प्रोबेबिलिटी। डिसीजन एंड विंड इज इक्वल टू वीक, डिसीजन एंड विंड इक्वल टू स्ट्रॉन्ग, हमें इन दोनों की प्रोबेबिलिटी चाहिए होगी। फर्दर ये तो प्रोबेबिलिटीज हम इसमें से कंप्यूट कर लेंगे कि टोटल हमारे पास सैंपल जो है वो विंड वीक के कितने हैं और विंड स्ट्रॉन्ग के कितने हैं। तो 8 सैंपल इसमें जो है वो विंड वीक के हैं और 6 जो है वो विंड स्ट्रॉन्ग के हैं, या 8 सैंपल ऐसे हैं जिनमें विंड फॉल्स है और 6 सैंपल ऐसे हैं जिसमें विंड जो है वो ट्रू है। और इन्हीं 8/14 आ जाएगी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे और 6/14 प्रोबेबिलिटी यहाँ पे आएगी। प्रोबेबिलिटीज हम डेटा में से इस तरह कंप्यूट कर लेंगे 8/14 एंड 6/14, लेकिन हमें उसके साथ जो है एंट्रोपी भी कंप्यूट करनी होगी। ये एंट्रोपीज को हम जो है अलग अलग डिस्कस करते हैं कि अगर हमने एंट्रोपी कंप्यूट करनी हो डिसीजन एंड विंड वीक की और एंट्रोपी एंड डिसीजन विंड स्ट्रॉन्ग की, तो ये कैसे कंप्यूट की जाएगी। सबसे पहले हम आते हैं एंट्रोपी ऑफ डिसीजन विंड वीक की तरफ। अगर हमने एंट्रोपी ऑफ विंड वीक कंप्यूट करनी है तो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि विंड वी को और उसमें डिसीजन यस कितने टाइम है और विंड वी को और डिसीजन नो कितने टाइम है, उसी को बेसिकली हमने यूज करना है, क्योंकि हमें अब यहाँ पे जो डिस्टिंक्ट वैल्यूज हैं वो विंड में तो फिक्स कर दी गई कि विंड वीक है। दूसरी साइड पे जो क्लास लेबल है जिसको हम डिसीजन कह रहे हैं या जिसको हम प्ले कह रहे हैं, वहां पे 2 वैल्यूज हैं यस और नो। तो अब हमने देखना है कि अगर विंड वी को तो यस कितने टाइम अक्कर हो रहा है उसके साथ, और अगर विंड वी को तो नो कितने टाइम है। तो विंड वीक और यस 1, 2, 4, 5 और 6, तो इट मीन इसकी जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो 6/8 होगी, जो कि विंड वीक और डिसीजन यस है, और विंड वीक और डिसीजन नो की प्रोबेबिलिटी जो है वो 2/8 है। इन्हीं 2 प्रोबेबिलिटीज को हमने यूज करना है, 2/8 मल्टीप्लाइड बाय log 2 2/8 और माइनस 6/8 मल्टीप्लाइड बाय log 2 6/8। तो ओवरऑल जो वैल्यू आएगी वो 0.811 आएगी। फर्दर नेक्स्ट हमने कंप्यूट करनी है एंट्रोपी ऑफ डिसीजन एंड विंड स्ट्रॉन्ग। अब अगर हमारे पास विंड स्ट्रॉन्ग हो तो उसमें 3 सैंपल ऐसे हैं जिनमें डिसीजन नो आ रहा है, 3 सैंपल ऐसे हैं जिनमें डिसीजन यस आ रहा है। तो हमने 3/6 को मल्टीप्लाई करेंगे log 2 of 3/6 एंड 3/6 मल्टीप्लाई बाय log 2 of 3/6, और यहां पे एंट्रोपी की वैल्यू जो है वो 1 आ रही है, क्योंकि दोनों सैंपल स्ट्रॉन्ग में दोनों डिसीजंस इक्वली वेटेड हैं, यानी 3 टाइम ही जो है वो उसमें यस है, 3 टाइम ही नो है। तो इट मीन इसमें इम्प्योरिटी हाई है, मैक्सिमम है। तो जहां पे भी हमारे पास नंबर ऑफ क्लासेस या प्रोबेबिलिटी सेम आ रही होंगी, डिस्टिंक्ट प्रोबेबिलिटीज में प्रोबेबिलिटी सेम आ रही होगी, तो वहां पे सिंपली जो है वो हमें कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट जो है वो एंट्रोपी 1 यूज कर सकते हैं। अब इसी एंट्रोपी को हमने उस फार्मूले में यूज करना है। ये जो 0.940 था ये एंट्रोपी ऑफ डिसीजन थी, जो कि 9/14 और 5/14 की बेस पे कंप्यूट की गई। ये प्रोबेबिलिटी है विंड स्ट्रॉन्ग की कि टोटल विंड वीक की, कि विंड वीक कितने टाइम अकर हो रहा है, और वो 8/14 है। और 8/14 की बेस पे हमने ये वाली जो वैल्यूज कंप्यूट की थी एंट्रोपी ऑफ डिसीजन एंड विंड वीक, हम ये वाली वैल्यू यहां पे अप्लाई कर देंगे। और सेकंड ये प्रोबेबिलिटी है जो कि 6/14 की है विंड स्ट्रॉन्ग की, और इसी तरह ये वाली जो वैल्यू है वो एंट्रोपी ऑफ डिसीजन एंड विंड स्ट्रॉन्ग की है।
जब हम ये सारी कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे तो एट द एंड हमारे पास रिजल्ट आएगा 0.048, जिसे हमने आगे यूज करना है कंपैरिजन के लिए कि विंड ने इंफॉर्मेशन गेन, इन्फो गेन हमें कितना दिया है। इसी तरह हमने टेम्परेचर के लिए भी, ह्यूमिडिटी के लिए भी और आउटलुक के लिए भी कंप्यूट करेंगे, वहां पे ये वैल्यू कंपेयर की जाती है। और फर्दर हमने यही काम जो है वो आउटलुक के लिए भी कंप्यूट करना है, हमने ये टेम्परेचर के लिए भी कंप्यूट करना है, हम ये ह्यूमिडिटी के लिए भी परफॉर्म करेंगे। और जब ये परफॉर्म कर लेंगे तो हर एक में इंफॉर्मेशन गेन की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। हमने इन 4 वैल्यूज को कंपेयर करेंगे और इनमें से जो हाईएस्ट वैल्यू दे रहा होगा वो हमारे लिए एज अ रूट नोड सिलेक्ट होगा। तो अगर आप यहाँ पे वैल्यू देखें तो आउटलुक की जो वैल्यू है वो 0.246 है, जो कि हाईएस्ट वैल्यू है। और इस वैल्यू को हम फर्दर जो है वो डिसीजन मेकिंग के लिए यूज करेंगे। इसकी बेस पे हम अपना ट्री जो है वो फर्दर स्प्लिट कर देंगे, क्योंकि इसमें 3 डिफरेंट वैल्यूज हैं, सनी, ओवरकास्ट और रेन। तो एक स्प्लिट सनी की तरफ जाएगा, दूसरा स्प्लिट जो है वो रेन की तरफ जाएगा और एक स्प्लिट जो है वो ओवरकास्ट की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, फिर हम अपने डेटा को इसी तरह 3 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। एक पार्ट जो है वो आउटलुक वाला होगा, आउटलुक रेन वाला होगा, दूसरा पार्ट उसका आउटलुक ओवरकास्ट वाला होगा, थर्ड जो है वो आउटकास्ट सनी वाला होगा। लेकिन एक चीज अगर आप यहाँ पे नोट करें तो जहाँ पे आउटलुक ओवरकास्ट है वहां पे सारे डिसीजन यस हैं, तो इसलिए हमने डायरेक्टली जो है उसे क्लास लेबल यस असाइन कर दिया। लेकिन जहाँ पे सनी है और रेन है, इससे फर्दर एनालाइज करने की जरूरत है। इट मीन अब इसमें से हमने जो रिमेनिंग डेटा सेट है उसे फिर एनालाइज करना है। लेकिन जब हमने रिमेनिंग डेटा सेट को एनालाइज करना है तो हम इस कॉलम को अब कंसीडर नहीं करेंगे, हमने इस कॉलम को निकाल देना है। अब वहां पे हमने जाके टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और विंड, इस डेटा में से इंफॉर्मेशन गेन कंप्यूट करना है। इट मीन्स अब सिर्फ ये डेटा अलग कंसीडर होगा इंफॉर्मेशन गेन कंप्यूट करने के लिए, और ये डेटा अलग से यूज किया जाएगा, क्योंकि हमारे पास अब 2 ब्रांचेस ऐसी हैं जहां इनको हमने फर्दर एनालाइज करना है कि अगर आउटलुक सनी हो तो फर्दर नेक्स्ट एट्रीब्यूट कौन सा सिलेक्ट होगा एज अ नोड। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ह्यूमिडिटी, जो कि कैलकुलेशन की बेस पे हम आगे फर्दर देखते हैं कि ह्यूमिडिटी कैसे सिलेक्ट होता है। और अगर आउटलुक रेन हो तो नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन आती है वो विंड है, और ये भी हम आगे फर्दर कैलकुलेट करके देखेंगे कि ये कैसे कंप्यूट किया जाता है। अब हमने इंफॉर्मेशन गेन कंप्यूट करना है जहां पे आउटलुक सनी हो और टेम्परेचर एट्रीब्यूट को कंसीडर करें। आउटलुक सनी इट मींस हमने इस डेटा को यूज करते हुए, बेसिकली आउटलुक सनी का मतलब ये है कि आपने एक्चुअली ये वाला डेटा अब यूज करना है, सैंपल ये वाले लेने हैं, इसकी बेस पे हमने उसे सॉर्ट कर लिया। तो आउटलुक सनी वाला इफेक्ट तो खत्म हो गया जब हमने ये वाला डेटा सैंपल अलग कर लिया। अब बेसिकली हमने गेन ऑफ टेम्परेचर कंप्यूट करना है फ्रॉम दिस गिवन नंबर ऑफ सैंपल्स, हमने गेन ऑफ ह्यूमिडिटी कंप्यूट करना है और हमने गेन ऑफ विंड कंप्यूट करना है। और गेन ऑफ ह्यूमिडिटी और विंड कंप्यूट करने के लिए इसी तरह हमें पहले एंट्रोपी ऑफ डिसीजन कंप्यूट करनी पड़ेगी, जो कि 3/5 और 2/5 की बेस पे आएगी। फिर हमें जो है वो इंफॉर्मेशन गेन, इसी तरह हमें इन्फो गेन जो है वो टेम्परेचर के लिए, ह्यूमिडिटी के लिए और विंड के लिए कंप्यूट करना है अलग अलग। अगर हम इसमें कंसीडर करते हैं ह्यूमिडिटी को फॉर एग्जांपल, तो ह्यूमिडिटी में आप ह्यूमिडिटी हाई को जब कंसीडर करेंगे तो फार्मूले में हमने, क्योंकि पहले इंफॉर्मेशन गेन ऑफ डिसीजन यूज होना है, इंफॉर्मेशन गेन ऑफ डिसीजन के बाद हमने ह्यूमिडिटी हाई के लिए प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करेंगे। तो हाई में प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 3/3, क्योंकि ह्यूमिडिटी अगर हाई है तो उसकी पहले प्रोबेबिलिटी लेनी है। तो हाई और डिसीजन की प्रोबेबिलिटी आएगी 3/3। और जब हमने फर्दर इसकी एंट्रोपी कंप्यूट करनी है तो वो 3 सैंपल्स हैं और 3 के 3 सैंपल जो है उनमें डिसीजन यस है, तो यहाँ पे नो का कोई भी सैंपल नहीं है, तो एंट्रोपी इस यहाँ पे 0 आएगी। और जब हम ह्यूमिडिटी नॉर्मल कंसीडर करेंगे तो नॉर्मल में भी 2 सैंपल हैं और दोनों के दोनों सैंपल जो है वो क्लास यस से बिलोंग कर रहे हैं।
जब वो क्लास यस से बिलोंग कर रहे हैं तो यहाँ पे इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 2/2 आएगी, और जब हम इसकी एंट्रोपी कंप्यूट करेंगे तो एंट्रोपी 2/2 लॉग मल्टीप्लाइड बाय लॉग 2/2 माइनस 0/2 इंटू लॉग 0/2, तो इट मीन यहाँ पे उसकी भी एंट्रोपी 0 आएगी। जब 0 आएगी तो ओवरऑल इसमें जो फार्मूला हमने कंसीडर किया था, जिस तरह ये वाला फार्मूला है, तो यहाँ पे एक्चुअली सिर्फ हमें जो है वो जो एंट्रोपी आपको 3/5 और 2/5 की बेस पे निकलेगी वही वैल्यू यूज होनी है, बाकी वाली तो सारी वैल्यू 0 कंसीडर हो जाएंगी, क्योंकि वहां पे एंट्रोपी दोनों जो है वो एंट्रोपी की वैल्यू 0 आ रही होंगी। जब 0 आएंगी तो ओवरऑल ये वाला जो फैक्टर है, ये सारा फैक्टर वहां पे 0 हो जाएगा। जब ये सारा फैक्टर 0 होगा तो जो आपने एंट्रोपी कंप्यूट की होगी 2/5 और 3/5 प्रोबेबिलिटी के साथ, वही एंट्रोपी एज अ इंफॉर्मेशन गेन जो है वो कंप्यूट कर लेंगे, और उसी को यूज करते हुए हम आगे फर्दर डेटा को स्प्लिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ह्यूमिडिटी के ऊपर जो इंफॉर्मेशन गेन है वो सबसे हाई है, जबकि जो है वो टेम्परेचर के ऊपर और विंड के ऊपर जो है वो इंफॉर्मेशन गेन काफी लो है। अब हम इसी तरह डेटा को ये दो हिस्सों में डिवाइड कर देंगे, क्योंकि डेटा फर्दर स्प्लिट होगा। सनी आउटलुक सनी दोनों में आउटलुक सनी है, लेकिन ह्यूमिडिटी एक में हाई है और दूसरे में नॉर्मल है। तो इसकी बेस पे हम अपने ट्री को फर्दर एक्सपेंड कर देंगे। यहाँ पे जो नोड सेलेक्ट होगा वो ह्यूमिडिटी होगा, और उसको हमने उसमें से दो स्प्लिट्स होंगे, एक हाई के लिए और एक नॉर्मल के लिए। और अब हम कह सकते हैं कि आउटलुक सनी एंड ह्यूमिडिटी इक्वल टू हाई, देन decision is no, or outlook equal to sunny and humidity equal to normal, then decision is yes। फिर हम जो है वो फर्दर इस नोड को एनालाइज करते हैं। जब इस नोड को एनालाइज करना है तो अब आउटलुक जो है वो रेन है। अब आउटलुक रेन में अगर हम कंसीडर करें तो 3 सैंपल डिसीजन के यस के हैं और 2 सैंपल नो के हैं। तो यहाँ पे भी जो एंट्रोपी कंप्यूट की जाएगी डिसीजन की, वो 5/2 और 2/2 ही कंप्यूट होगी। 5/2 और 2/5 उसकी बेस पे हम एंट्रोपी ऑफ डिसीजन कंप्यूट कर लेंगे, जो कि 0.970 कंप्यूट होगी। अब उसी अब इसकी बेस पे फिर हमने इन्फो गेन कंप्यूट करना है, टेम्परेचर का और ह्यूमिडिटी का और विंड का, क्योंकि ये वाला सैंपल तो हम यहाँ पे कंसीडर नहीं कर रहे। इसकी बेस पे तो हमने सिर्फ डेटा को जो है वो उसमें से होल डेटा में से हमने जो सब सेट उसका निकाल लिया, जहाँ पे आउटलुक जो है वो रेन है। बाकी जो है वो ये वाला एट्रीब्यूट यहाँ पे डिसीजन मेकिंग में यूज नहीं होगा, इन्फो गेन में कंसीडर नहीं होगा। इन्फो गेन हमने कंप्यूट करना है टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और विंड के लिए। तो जहाँ पे यस है तो वहां पे आप देखें तो विंड वीक है, और जहाँ पे नो है वहां पे विंड स्ट्रॉन्ग है। इट मीन्स अगर हम विंड की इन्फो गेन कंप्यूट करें तो विंड वीक के ऊपर जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो 3/3 होगी, विंड स्ट्रॉन्ग के ऊपर जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 2/2 होगी। और जब आप विंड वीक की इस डेटा को यूज करते हुए एंट्रोपी कंप्यूट करेंगे तो वो 0 आएगी, क्योंकि 3/3 इंटू लॉग 3/3, तो इसका रिजल्ट तो 1 आएगा। जब हमने इसको आगे फर्दर इसको मल्टीप्लाई करना है, फर्दर वैल्यूज जब हमने यूज करनी है तो वो वैल्यूज जो हैं वो मीन 3/3 और 3/3 और 0/3 एंड 0/3। तो इट मीन यहाँ से जो एंट्रोपी की वैल्यू आएगी वो 0 होगी। इसी तरह जब हमने विंड स्ट्रॉन्ग के लिए कंप्यूट करेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी 2/2 होगी, और यहाँ पे भी जो एंट्रोपी की वैल्यू होगी वो 0 होगी। तो इट मीन जब एंट्रोपी की वैल्यू 0 है तो वही वैल्यू जो आप कंप्यूट कर चुके हैं 0.970, तो इट मीन उसमें से 0 ही माइनस होगा, और यहाँ पे जो सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कर रहा होगा वो विंड एट्रीब्यूट होगा। और विंड को हम जो है वो अब सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आप इन्हें कंपेयर भी करेंगे तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू जो है वो विंड के ऊपर है, और इसकी बेस पे हम फर्दर ट्री को एक्सपेंड कर देंगे। ट्री को एक्सपेंड करते हुए अब हम कह सकते हैं
कि अगर आउटलुक रेन है और विंड स्ट्रॉन्ग है तो डिसीजन नो होगा, आउटलुक रेन है और विंड वीक है तो डिसीजन यस होगा। ये ओवरऑल जो है वो फाइनल ट्री है जो कि हमारे गिवन डेटा सेट की बेस पे हमने मॉडल प्रिपेयर किया।